अस्सलाम वालेकुम डियर। हमारी ये गुफ्तगू है थ्रेट्स टू एक्सटर्नल वैलिडिटी, स्पेशली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। हमारी गुफ्तगू में शामिल है एक्सटर्नल वैलिडिटी होती क्या है और कौन कौन सी थ्रेट्स हैं एक्सटर्नल वैलिडिटी को, और कैसे हम ये जो थ्रेट्स हैं उनको हम ओवरकम कर सकते हैं और एक्सटर्नल वैलिडिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। So, first of all, what is external validity? External validity is the extent to which the findings of a study can be generalized to other settings and populations. यानी एक एक्सपेरिमेंट हमने किया एक कंट्रोल सेटिंग के अंदर, तो अब जो दूसरी सिचुएशन है, दूसरे एक्सपेरिमेंट्स हैं, दूसरे क्लासरूम्स हैं और दूसरी पॉपुलेशंस हैं, उन पर इन रिजल्ट्स को किस हद तक जनरलाइज किया जा सकता है। So the second point is it addresses whether the results observed in a specific educational experiment will hold true in different schools, classrooms, or with various student groups beyond the control research settings. तो क्या जो हमारे एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट्स हैं, जो फाइंडिंग्स हैं, वो मुख्तलिफ स्कूलों, क्लासरूम और मुख्तलिफ स्टूडेंट्स के ग्रुप के लिए एप्लीकेबल होंगी जो उस कंट्रोल सिचुएशन से बाहर हैं। थर्ड पॉइंट इज इन एजुकेशनल सेटिंग्स अचीविंग हाई एक्सटर्नल वैलिडिटी इज एसेंशियल बिकॉज educational research often seeks to inform policy or influence teaching practices across different contexts। क्योंकि रिसर्च से हम जो है वो पॉलिसी की जो गाइडलाइंस भी देते हैं और फिर जो टीचिंग भी इम्प्रूव होती है रिसर्च की फाइंडिंग के जरिए, तो हमारी एक्सटर्नल वैलिडिटी बेटर होनी चाहिए। अब हम बात करेंगे थ्रेट्स टू एक्सटर्नल वैलिडिटी। थ्रेट्स टू एक्सटर्नल वैलिडिटी में पहली चीज है पॉपुलेशन वैलिडिटी। सो पॉपुलेशन वैलिडिटी का मतलब ये है कि एक्सपेरिमेंटल सेटिंग में जिन पार्टिसिपेंट्स पर हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उसके रिजल्ट्स जो हैं वो वाइडर पॉपुलेशन जो स्टूडेंट्स की है या टीचर्स की है या कोई और है, तो उस पर एप्लीकेबल होंगे या नहीं। जिस हद तक वो एप्लीकेबल होंगे वो हद हमारी पॉपुलेशन वैलिडिटी है। तो पॉपुलेशन वैलिडिटी को दो तरह की थ्रेड्स हैं, एक है लिमिटेड सैंपल डाइवर्सिटी और दूसरी है वॉलंटियर बायस। सो पहले हम बात करेंगे लिमिटेड सैंपल डाइवर्सिटी की। If the study participants are not representative of a larger population of students or teachers, the results may not be generalizable. For example, if an intervention is tested only in a single school with the homogeneous group of students, all high achieving students, only those from a particular socioeconomic background, the results may not apply to a broader, more diverse student population। यानी अगर जो पार्टिसिपेंट्स हैं एक्सपेरिमेंट के वो नॉर्मल पॉपुलेशन से मुख्तलिफ होंगे तो हम रिजल्ट्स को जनरलाइज नहीं कर सकेंगे। यानी उसमें सैंपल एक ही तरह का होमोजीनियस होगा, डिवर्सिफाई नहीं होगा। डिवर्सिफाई का मतलब यह है कि जिस तरह की ओवरऑल पॉपुलेशन मौजूद है उसी तरह की उसी प्रोपोर्शन से जो स्टूडेंट्स हैं वो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में शामिल हों। फर्ज करें कि हम ऐसा एक्सपेरिमेंट करते हैं किसी ऐसे स्कूल में जिसमें हाई मार्क्स वाले बच्चे जाते हैं, तो वहां जो टीचिंग का मेथड है जो उन पर इफेक्टिव होगा जरूरी नहीं कि बाकियों पर इफेक्टिव हो। जैसे एक कुछ स्टूडेंट्स इंडिपेंडेंट वर्कर होते हैं, तो एक टीचिंग मेथड जो उनके लिए सूटेबल है रिमेनिंग स्टूडेंट्स के लिए सूटेबल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। दूसरी बात है वॉलंटियर बायस की। समटाइम्स पार्टिसिपेंट्स हु वॉलंटियर फॉर एन educational study may differ significantly from those who do not. They may be more motivated or have more supportive parents,
which can limit the generalizability of the results। अगर हम वॉलंटियर बेसिस पर एक्सपेरिमेंट के लिए स्टूडेंट्स लें तो जो वॉलंटियर करते हैं उनका कॉन्फिडेंस हाई हो सकता है, हाईली मोटिवेटेड हो सकते हैं, उनके पेरेंट्स जो हैं सपोर्टिव हो सकते हैं। तो वो जो टीचिंग मेथड है जो उनके लिए इफेक्टिव है वो दूसरों के लिए इफेक्टिव जरूरी नहीं कि हो भी सकता है। तो इसको हम कहते हैं पॉपुलेशन वैलिडिटी, यानी जो जो हमारा ग्रुप जिस पर एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है जो रिजल्ट उस पर वैलिड है वो पूरी पॉपुलेशन के लिए भी वैलिड हो, जिस हद तक वो वैलिड होते हैं उसको हम कहते हैं पॉपुलेशन वैलिडिटी। दूसरे नंबर पर आती है इकोलॉजिकल वैलिडिटी। इकोलॉजिकल वैलिडिटी का ख्याल न रखा जाए तो ये भी एक्सटर्नल वैलिडिटी की थ्रेट के तौर पर सामने आती है। इसमें पहले नंबर पर है जी आर्टिफिशियल स्टडी कंडीशन और दूसरी है क्लासरूम डायनामिक्स। तो आर्टिफिशियल स्टडी कंडीशन पर हम बात करते हैं। इफ द रिसर्च इज कंडक्टेड इन ए हाईली कंट्रोल्ड आर्टिफिशियल सेटिंग दैट does not reflect the real classroom environment, the results may not be applicable in typical educational conditions। अगर हमारा एक्सपेरिमेंट बहुत ही कंट्रोल्ड है और उस पर कोई हम टीचिंग मेथड या इंटरवेंशन का एक्सपेरिमेंट करते हैं तो वो नॉर्मल क्लासों में जहां उस तरह का कंट्रोल ना हो उसके लिए उसके रिजल्ट फिर वैलिड नहीं होंगे या हो भी सकते हैं। इसको चेक करना जरूरी है। तो वो हद जिस तक हमारे रिजल्ट्स जो हैं वो उस एक्सपेरिमेंटल सेटिंग के बाहर भी एप्लीकेबल हों उसको हम कहते हैं इकोलॉजिकल वैलिडिटी। For example, if an intervention is implemented with resources or technology that are not commonly available in most schools, the results might not be replicable elsewhere। यानी अगर हमने कोई महंगी सी मॉडर्न मशीन ले ली है और उससे कोई एक्सपेरिमेंट कर दिया है, उससे उनकी लर्निंग इन्हांस हो गई है, तो ऐसे स्कूलों में जहां वो मशीन नहीं होगी, सपोर्ट सिस्टम नहीं होगा, उस तरह के टीचर नहीं होंगे, तो मेथड फिर इफेक्टिव नहीं रहेगा। पॉइंट 2 है जी क्लासरूम डायनामिक्स। Real world classrooms are dynamic environments influenced by factors such as teacher-student relationship, classroom culture and school policies। तो जो क्लासरूम बहुत ही डायनामिक होता है, एक टीचर जब पढ़ा रहा होता है तो वही क्लास एक तरह से बिहेव करती है, दूसरा टीचर आता है तो इंटायरली डिफरेंटली बिहेव करने लग जाती है। इसी तरह डिफरेंट बैचेस भी डिफरेंटली बिहेव करते हैं, अक्रॉस द टाइमलाइन भी उनका जो बिहेवियर है वो क्लासेस का वो चेंज हो रहा है। So, if these factors are not adequately considered in the study design, the results may not translate well into other settings। तो अगर हम क्लासरूम डायनामिक्स पर तवज्जो नहीं करेंगे तो उसका ये होगा कि हमारे एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट जो हैं वो दूसरी कंडीशन के लिए, दूसरी इकोलॉजी के लिए फिर एप्लीकेबल नहीं होंगे। तो इकोलॉजिकल वैलिडिटी पर फोकस रखना जरूरी है ताकि हमारी एक्सटर्नल वैलिडिटी को थ्रेट्स कम से कम हो। तीसरे नंबर पर हम बात करते हैं टेम्पोरल वैलिडिटी। टेम्पोरल वैलिडिटी टाइम के साथ जो चेंज होती है, तो तमाम जो कॉन्टेक्स्ट हैं, जो कल्चर्स हैं, वो वक्त के साथ तब्दील हो रहे होते हैं। तो हमने देखना है, इसको हम कहते हैं चेंजेस ओवर टाइम। तो एजुकेशनल एनवायरनमेंट इज कॉन्स्टेंटली इवॉल्विंग विद न्यू करिकुला, टीचिंग मेथड्स एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स। जो एजुकेशनल एनवायरनमेंट है, क्लासरूम का हो, वैसे लर्निंग का हो, टीचिंग का हो, मुसलसल बदल रहा है, करिकुला बदल रहा है, टीचिंग मेथड बदल रहे हैं। टेक्नोलॉजी ने तो सारी एक टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को जो है वो चेंज कर दिया है। तो आज टीचर टेक्नोलॉजी की मदद से पढ़ाता है, स्टूडेंट टेक्नोलॉजी की मदद से पढ़ता है। आज से 30 साल पहले ये मुमकिन ना था। तो हमने देखना है कि आज से पुराने जो एक्सपेरिमेंट हैं, जो पुराने टीचिंग मेथड थे, जो उस वक्त इफेक्टिव थे, हो सकता है आज वो इफेक्टिव ना हो और आज वाले आने वाले वक्त में जब टेक्नोलॉजी मजीद इंप्रूव कर जाएगी तो वो वैलिड ना हो। तो टेम्पोरल वैलिडिटी जो है वो भी एक थ्रेड के तौर पर सामने आती है। कैसे भला? वक्त बदल जाता है, हालात बदल जाते हैं। तो टीचिंग मेथड एक वक्त या एक हालात में जो मुअस्सर था, जरूरी नहीं कि बदले हुए हालात में वो मुअस्सर हो। पॉइंट 2 इज स्टडी कंडक्टेड सेवरल ईयर्स अगो मे नॉट बी रेलेवेंट टुडे।
यानी पुरानी स्टडीज आज रेलेवेंट नहीं भी हो सकती। पॉइंट 3 इज फॉर एग्जांपल ए स्टडी एग्जामिनिंग द इम्पैक्ट ऑफ पर्टिकुलर टीचिंग स्ट्रेटेजी might yield different results if conducted before and after COVID-19 pandemic, given the shift towards online and hybrid learning models। कोविड की वजह से क्योंकि ऑनलाइन और टेक्नोलॉजी जो है इन्हेंस लर्निंग और टीचिंग बढ़ गई है, तो इससे पहले जो एक्सपेरिमेंट थे, जो मौसर टीचिंग मेथड थे, ज़रूरी नहीं कि आज भी मौसर हों। बात करने का मतलब यह कि चेक करना ज़रूरी है, वो मौसर हो भी सकते हैं या नहीं भी हो सकते। तो वक्त का बदल जाना, जिसको हम टेम्पोरल वैलिडिटी कहते हैं, ये भी एक्सटर्नल वैलिडिटी की एक थ्रेट के तौर पर सामने आती है। फोर्थ है जी इंटरेक्शन इफेक्ट्स। इंटरेक्शन इफेक्ट्स भी एक एक्सटर्नल वैलिडिटी की थ्रेट के तौर पर सामने आते हैं। आइए देखें ये क्या है। इंटरेक्शन ऑफ सिलेक्शन एंड ट्रीटमेंट। The effectiveness of an educational intervention might depend on specific characteristics of participants. For example, an instructional method that works well for students who are strong readers may not work as well for those with reading difficulties. So, जब हम खास तरह के स्टूडेंट सिलेक्ट कर लेते हैं, पर्टिकुलर ग्रुप सिलेक्ट कर लेते हैं, तो जो ट्रीटमेंट उन पर इफेक्टिव है वो जरूरी नहीं बाकियों पर भी इफेक्टिव हो। यानी कुछ टीचिंग मेथड जो हैं वो खास तरह के स्टूडेंट के लिए ज्यादा इफेक्टिव हो सकते हैं, दूसरों के लिए नहीं। जैसा कि मिसाल में बताया गया है कि एक जो टीचिंग मेथड है वो एक ऐसे ग्रुप के लिए जिसकी रीडिंग हैबिट्स बहुत अच्छी हैं, जिनकी मोटिवेशन अच्छी है, उनके लिए इफेक्टिव है, और वो ज़रूरी नहीं ऐसों के लिए इफेक्टिव हो जिनको पढ़ना ही नहीं आता। तो हम देखते हैं कि किन स्टूडेंट को सिलेक्ट किया और कौन सा ट्रीटमेंट दिया, इन दोनों का जो इंटरेक्शन है वो भी हमारी वैलिडिटी को, एक्सटर्नल वैलिडिटी को मुतासर कर सकता है। नंबर 2 इज इंटरेक्शन ऑफ सेटिंग एंड ट्रीटमेंट। An intervention that is successful in a well-resourced suburban school may not be as effective in an underfunded rural school. Factors such as class size, teacher expertise, and availability of learning materials can influence the outcome. यानी इंटरेक्शन ऑफ सेटिंग एंड ट्रीटमेंट का मतलब यह है कि जहां सारे रिसोर्सेज मौजूद हों, वहां पर जो टीचिंग मेथड इफेक्टिव है वो ज़रूरी नहीं कि ऐसी जगह पर इफेक्टिव हो जहां रिसोर्सेज कम हैं। शहर के स्कूलों में ज़्यादा रिसोर्सेज होते हैं और गांव वालों में कम। सो शहर वाले मेथड ज़रूरी नहीं गांव के लिए इफेक्टिव हों। इसलिए गांव और शहर के स्कूलों में हमने देखा कि काफ़ी सारा फ़र्क होता है उनकी टीचिंग के अंदर। तो उसको जस्ट मुख्तलिफ कहना और जस्ट कहना कि वो पीछे हैं, ये मुनासिब ना होगा। उनके हालात को देखना होगा, उनकी सेटिंग और उनका जो ट्रीटमेंट है उसके इंटरेक्शन को देखना होगा। सेटिंग के मुराद जहां वो स्कूल है, जैसा वो स्कूल है। पॉइंट 3 इज इंटरेक्शन ऑफ हिस्टोरी एंड ट्रीटमेंट। The historical context in which the study is conducted can impact its results. For example, if a study on a new curriculum is conducted during a period of educational reform, the findings may not be generalizable to more stable periods. यानी जब जब सिचुएशन डिस्टर्ब हो, उसमें एक नया मेथड अगर हम इंट्रोड्यूस कर दें तो उसको उतनी मज़ाहमत का सामना नहीं करना पड़ता जितनी कि एक मेथड पहले से स्टेब्लिश है उसको चेंज करने में पड़ता है। तो इसको हिस्ट्री और ट्रीटमेंट का इंटरेक्शन भी हमने देखना होता है कि एक डिस्टर्ब सिचुएशन में चेंज आसान होती है और एक स्टेबलिश सिचुएशन में चेंज जो है वो मुश्किल होती है। तो इसलिए जो इंटरेक्शन इफेक्ट्स हैं, जो सिलेक्शन के साथ और सिलेक्शन और ट्रीटमेंट का, इसको देखना होगा, सेटिंग और ट्रीटमेंट को देखना होगा और हिस्ट्री और ट्रीटमेंट को देखना होगा। यानी जो हिस्टोरिकल हालात आ रहे हैं और जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उनमें जो इफेक्टिवनेस है फर्क हो सकती है। पांचवा है जी नॉवेलिटी एंड डिसरप्शन इफेक्ट्स एज ए थ्रेट टू एक्सटर्नल वैलिडिटी। एक तो है पहला है जी नॉवेल्टी इफेक्ट। Sometimes an educational intervention appears successful initially,
simply because it is new and exciting for students and teachers. यानी नॉवेल्टी, जब कोई नई चीज़ आती है तो वो अच्छी लगती है। जैसे हम सैर के लिए चले जाते हैं, नया इलाका है, बड़े खुश होते हैं, वहीं रहना शुरू कर दें तो फिर हमें पता चलता है कि इसके मसाइल क्या क्या हैं, और हम तो बड़ी अच्छी जगह पर रह रहे थे। तो जब वक्त गुजरता है, ओवर टाइम दिस नोवेलिटी मे वियर ऑफ एंड द इंटरेक्शन मे नो लॉन्गर प्रोड्यूस द सेम रिजल्ट्स। लेकिन जब उसका नयापन खत्म हो जाता है तो फिर वो मेथड बाज़ औक़ात पहले से भी कम रिजल्ट्स शो करने लगता है। तो इसको भी हम कहते हैं, नोवेलिटी भी जो एक्सटर्नल वैलिडिटी के लिए एक थ्रेट है। यानी नया नया हो तो सारे खुश होते हैं, बहुत अच्छा मेथड है, वक्त गुजरने के साथ साथ हम कहते हैं कि ये तो पहले से भी गया गुजरा है। Second one is disruption effect. The introduction of a new teaching method or curriculum can disrupt the usual classroom routines, leading to results that may not persist once the disruption is normalized or eliminated. यानी जब कोई नया मेथड इंट्रोड्यूस करते हैं तो डिसरप्शन आ जाती है, तो उस डिसरप्शन के दौरान जो रिजल्ट्स होते हैं वो ज़रूरी नहीं नॉवेल्टी बहाल होने के बाद भी हमें मिलें। तो इसको भी नॉवेलिटी और डिसरप्शन इफेक्ट को भी देखना चाहिए एज ए थ्रेट टू एक्सटर्नल वैलिडिटी। लास्ट एंड पॉइंट 6 इज हॉथॉर्न इफेक्ट। ये भी एज ए थ्रेट टू एक्सटर्नल वैलिडिटी है। तो इसको कहते हैं अवेयरनेस ऑफ बीइंग स्टडीड व्हेन स्टूडेंट एंड टीचर्स नाउ दे आर पार्ट ऑफ एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, they may alter their behavior in ways that do not reflect typical classroom practices. For example, teacher may be more motivated and prepared when they know that they are being observed, which can lead to an overestimation of the intervention's effectiveness. यानी जब स्टडी किया जा रहा हो तो ह्यूमन नेचर है कि वो अच्छा बन के दिखाते हैं। स्टूडेंट को जब ऑब्जर्व किया जा रहा हो तो अच्छा बिहेवियर शो करेंगे, पढ़ के आएंगे। टीचर्स की जब क्लास ऑब्जर्व की जा रही हो तो अच्छी तैयारी करके आते हैं। तो ये इफेक्ट जो है वो हॉथॉर्न इफेक्ट जो है ये चेंज के साथ मुंसलिक होता है। जब वो चेंज रूटीन बन जाती है तो फिर जो है उसका इफेक्ट कम हो जाता है। यानी ओरिजिनली जो मेथड जितने भी एक्सपेरिमेंट होते हैं उसमें कहते हैं जी नया मेथड बहुत इफेक्टिव हुआ, लेकिन जब वक्त गुजरता है तो वो भी पहले जैसा हो जाता है। जो हॉथॉर्न ने इसको पहली दफ़ा इसको स्टडी किया था, उसने किया ये था कि एक दफ्तर में लाइट को बढ़ाना शुरू कर दिया तो उनकी परफॉर्मेंस बेटर होना शुरू हो गई एम्प्लॉइज़ की। तो जब बहुत लाइट बढ़ गई तो वो वहाँ जाके उन्होंने स्टेबल कर दी, तो परफॉर्मेंस फिर डाउन हो गई। फिर उन्होंने ऑफिस की लाइट को कम करना शुरू कर दिया तो फिर उनकी परफॉर्मेंस बढ़ना शुरू हो गई। जिसका मतलब ये था कि जब उनको ऑब्जर्व किया जा रहा हो, यानी लाइट जब चेंज करते तो ऑब्जर्व भी करते थे, तो ऑब्जर्व किया जा रहा हो तो उनकी जो है वो परफॉर्मेंस बेटर हो जाती है। अब हम बात करते हैं जी स्ट्रेटेजीज टू इनहैंस एक्सटर्नल वैलिडिटी कौन कौन सी हैं जी। तो पहली स्ट्रेटेजी है यूज ऑफ डाइवर्स एंड रिप्रेजेंटेटिव सैंपल्स। तो जो हम पार्टिसिपेंट्स लेंगे इसको हम देखते हैं लिखा हुआ क्या है। तो रिक्रूटिंग पार्टिसिपेंट्स फ्रॉम मल्टीपल स्कूल्स विद डिफरेंट स्टूडेंट डेमोग्राफिक्स कैन हेल्प इंप्रूव द जनरलाइजेबिलिटी ऑफ द फाइंडिंग्स। तो पॉपुलेशन को डाइवर्स करें, मुख्तलिफ जो लोकेलिटी के स्कूलों से थोड़े थोड़े लोग लेकर उस पर करेंगे, या एक एक्सपेरिमेंट मुख्तलिफ जगहों पर दोहरा लें, पुअर इनकम वाले में भी दोहरा दें, अच्छी इनकम वाले में, बच्चों पर, तो उससे हमें जो है वो रिजल्ट्स अगर सिमिलर आ रहे हैं तो सबके लिए वो इफेक्टिव है। सेकंड इज रेप्लिकेशन इन डिफरेंट सेटिंग्स। Conducting study in various educational environments, urban, rural, public, private, can help confirm the findings across different contexts. तो हम स्टडी को रेप्लिकेट करेंगे देहात में, शहर में, बच्चों और बच्चियों के साथ, उससे भी पता चलता है कि ये जो स्टडी है वो इसकी फाइंडिंग हर जगह वैलिड है। Third one is naturalistic study of conditions. So designing studies to be as close to real classroom conditions as possible rather than in highly controlled and artificial settings can improve ecological validity. So जिस तरह के अदारे हमारे हैं उसी तरह की कंडीशंस में हम एक्सपेरिमेंट करेंगे तो हमारे रिजल्ट्स में इकोलॉजिकल वैलिडिटी होगी, यानी ज़्यादा वैलिड होंगे। फोर्थ नंबर पर आ जाता है जी लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज।
So, following participants over a longer period can help determine if the effects of an intervention are sustained over time, addressing temporal validity concerns. अगर हम longitudinal studies में जो टेम्पोरल वैलिडिटी है वो हमें बेटर मिलती है, क्योंकि शॉर्ट टर्म में तो अगर किसी क्लास को ऑब्जर्व भी किया जा रहा हो तो उसका बिहेवियर आर्टिफिशियल हो जाता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में वो अपने नॉर्मल बिहेवियर पर चले जाते हैं, तो लॉन्ग टर्म में जो हमें रिजल्ट मिलते हैं वो ज़्यादा वैलिड होते हैं। Point 5 is contextual descriptions. Providing detailed descriptions of a study setting, participants and methods allows other researchers and educators to judge the relevance of findings to their own context. तो जिस कंटेक्स्ट में हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हो उसको डिटेल से बयान कर दिया जाए, तो फिर जिन्होंने यूज करनी होती है फाइंडिंग वो अच्छी तरह जान जाते हैं कि किस हद तक उनका कंटेक्स्ट जो है एक्सपेरिमेंटल कंटेक्स्ट के करीब है, और उनके लिए उसी तरह से वो उतना ही वैलिड होंगी फाइंडिंग, यानी जितना कंटेक्स्ट मिलते होंगे उतनी ही जो फाइंडिंग्स वैलिड होंगे, जितना फर्क होगा उतनी ही फाइंडिंग्स में वैलिडिटी कम हो सकती है। लास्ट वन इज cross-cultural research. Conducting studies in different cultural and educational contexts can highlight whether the findings are globally relevant or context specific. तो डिफरेंट कल्चर्स में अगर हम स्टडी करेंगे तो इसका पता चलता है कि क्या जो हमारी फाइंडिंग है हमारे कंटेक्स्ट में, हमारे कल्चर में वैलिड है या डिफरेंट कल्चर्स में भी वैलिड हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी। सी यू इन द नेक्स्ट टॉक। अस्सलाम वालेकुम।